जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो पाकिस्तान से इधर आना चाहते हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, वो यहाँ वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि यार आप इधर ज़रूर आएँ, लेकिन पाकिस्तान से कोई एक्सपीरियंस लेकर आएँ। साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं, जो डेवऑप्स के बंदे हैं, उनके रोल्स कम हैं, मांग उनकी बहुत ज़्यादा है, उनको अच्छे पैसे भी देते हैं, लेकिन क्योंकि रोल्स कम हैं इस वजह से आपके चांसेस कम हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि भाई जब आप पढ़ रहे हो ना, आपकी 4 साल की जो डिग्री है, उस 4 साल की डिग्री में भी आपने एक्सपीरियंस लेना है। आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को याद करके पेपर दे के और अपना जो CGPA है वो ऊपर करके मतलब डिग्री कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एक्सपीरियंस लेना है, आपने सीखना है। तो मेरा लोगों को मशवरा ये है, पढ़ाई ज़रूर करें, पाकिस्तान में जब तक आपको नौकरी मिलती है करें, बाहर जब आपने जाना है तो नॉलेज लेके इधर आएँ, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और बहुत ज़्यादा पैसे भी आप कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा ने में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज की वीडियो बड़ी एक्साइटेड है, ठीक है। हसन भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि ब्रिटिश लाहौरी के नाम से है। और उस यूट्यूब चैनल के अंदर इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है UK का वीज़ा प्रोसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन UK एंड अपार्ट फ्रॉम डैट थोड़ा लाइफ कल्चर के बारे में और जो ये ट्रैवल करते हैं उसके बारे में भी वीडियोस अपलोड करते हैं। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो सिर्फ रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, और हम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हाउ आई कैन गो टू द UK और UK की मार्केट किस तरह की है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ किस किस टेक्नोलॉजी के अंदर है। सो इसके ऊपर डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच हसन भाई फॉर योर टाइम एंड आई थिंक सो इट्स गोइंग टू ग्रेट पॉडकास्ट विद यू ऑब्वियसली एंड और बहुत डीप कन्वर्सेशन होने वाली है क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है। और ठीक है, आप स्टार्ट करें, गो हेड, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, पाकिस्तान में कहाँ से हैं, कहाँ से ग्रेजुएशन की, वहाँ की मार्केट किस तरह की थी, देन आप कैसे मूव हुए यूरोप में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन खान और मेरा ताल्लुक़ है लाहौर से। लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है UMT। पहले इसका नाम ILM होता था, तो जब इसका नाम ILM होता था तब मैंने वहाँ से किया था BCS बैचलर्स किया था, और उसके बाद मैंने मतलब तकरीबन 6-8 महीने के बाद मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया था स्वीडन से मैंने मास्टर्स किया है। मास्टर्स मैंने किया था रियल टाइम सिस्टम्स में, जो कि एक रोबोटिक्स की फील्ड है। रोबोटिक्स में 3 फील्ड्स हैं, एक रियल टाइम सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और तीसरी है सिस्टम ऑन चिप, जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो रियल टाइम सिस्टम्स में मैंने मास्टर्स किया था और मास्टर्स करने के बाद मैं फिर वापस पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान में जाके मैंने तकरीबन 3-4 साल जो है वो अपनी फील्ड में यानी कि IT की फील्ड में नौकरी की थी, और एक्सपीरियंस लेके फिर मैं आगे मूव ऑन किया था मैंने। ठीक है, आपने पाकिस्तान में किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था? अच्छा, मेरी जो पहली फील्ड थी ना, जो कि पहली नौकरी मुझे मिली थी, वो थी .NET में। .NET में वो कोडिंग करते थे, तो एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे। ये पाकिस्तान की जो शुगर मिल्स है ना, पाकिस्तान की एक मेरा ख्याल उस टाइम रमज़ान शुगर मिल थी या कोई भी शुगर मिल थी, उसका जितना भी सिस्टम था ना वो बनाया था। मतलब मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया था .NET के अंदर। ये थी बात कब की, 2007 की। लेकिन मैंने वो .NET में तकरीबन 3 महीने ही काम किया था। फिर उसके बाद मेरा एक कज़न जो कि पहले ऑलरेडी इस फील्ड में था, वो तकरीबन 4-5 साल से जावा में काम कर रहा था। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि यार तू ना जावा में मूव हो जा, जावा जो है वो बेहतर है, उसमें जॉब्स भी ज़्यादा हैं। तो लेकिन क्योंकि मैं फ़्रेश था, मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मार्केट का, तो उसने मुझे कहा कि जावा में चला जाए। तो मैंने कहा अच्छा मैं जावा में चला जाता हूँ। तो मेरी जो पहली नौकरी थी वो .NET की थी, 3 महीने की। उसके बाद मैं जावा की फील्ड में मूव हो गया, और पाकिस्तान में फिर मैं यानी कि 3 महीने के बाद फिर मैं तब से लेके अब तक जावा में ही काम कर रहा हूँ। जावा टेक्नोलॉजी, जावा मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, दैट्स ग्रेट। सो UK कैसे मूव हुए आप? अच्छा, UK यार आपको शायद इल्म हो, आपके नॉलेज में हो कि काफ़ी साल पहले इधर एक प्रोग्राम था HSMP, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम। वो बिल्कुल उसी तरह ही है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, कि आपके पॉइंट्स आपकी एज की बेस पे मिलते थे, आपकी डिग्री की बेस पे मिलते थे। फिर उसके अलावा उस टाइम वो ये भी देखते थे कि आपकी सैलरी कितनी है, इंग्लिश की वो पॉइंट्स होते थे। सैलरी का वो ये देखते थे कि अगर एक बंदा जो है वो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा हाई सैलरी पे काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पॉइंट्स देते थे।
तो वो HSMP जो था वो अप्लाई किया था। उस बाद में Tier 1 के नाम से भी वो काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था ये जो प्रोग्राम था। तो HSMP पे मैं इधर मूव हुआ था 2009 के बिल्कुल एंड पे। तो वो समझ लें इमिग्रेशन माइग्रेशन जो आजकल ऑस्ट्रेलिया की कनाडा की है तब यूके में भी होती थी, तो उसकी बेस पे मैं इधर आया था। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ऑब्वियसली आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ, ऑब्वियसली उसके ऊपर वीडियोस भी अपलोड करते हो, वीज़ा से रिलेटेड भी और स्टडी से रिलेटेड भी। थोड़ा सा आप बता सकते हो मिसाल के तौर पे, मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट होता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की, तो मैं कैसे मूव ऑन हो सकता हूँ यूके। अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने अभी इंटरमीडिएट की है, ठीक है, और मैं मूव करना चाहता हूँ फॉर ग्रेजुएशन, और या तो मैं मूव करना चाहता हूँ फॉर मास्टर, या तो मैं मूव करना चाहता हूँ फॉर PhD। तीनों कैटेगरीज में बता दें कैसे। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो पाकिस्तान से इधर आना चाहते हैं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, वो यहाँ वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि यार आप इधर ज़रूर आएँ, लेकिन पाकिस्तान से कोई एक्सपीरियंस लेकर आएँ। क्योंकि हम सिर्फ IT की बात कर रहे हैं, तो IT में अगर आपका पाकिस्तान से 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप इधर आते हैं, मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जॉब मिलने के, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं, वहाँ से आपने BCS किया, 5-6 महीने बाद इधर आप आ गए और इधर आके आपने मास्टर्स किया, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है फील्ड का, किसी टेक्नोलॉजी का, फॉर एग्जांपल पाइथन, जावा, .NET, C#, आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी एक फील्ड का तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मतलब ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा। मेरा दोस्त है, वो काफ़ी साल पहले पाकिस्तान से लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में LSE में वो काम करता था, उसका एक्सपीरियंस था। इधर आके उसने मास्टर्स किया और मास्टर्स के फ़ौरन बाद उसको जॉब मिल गई। उसी दोस्त का भांजा पिछले साल मतलब तकरीबन 1.5 साल हो गया वो इधर आया था। इधर आके उसने मास्टर्स किया है। पाकिस्तान से वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में काम करता हुआ आया था, यानी कि उसने रिएक्ट पे काम किया हुआ था, उसके अलावा Vue.js पे किया हुआ था, इसके साथ उसने Node.js में काम किया हुआ था। मास्टर्स करने के 1 महीने के बाद उसको जॉब मिल गई। इस टाइम वो इधर काम कर रहा है, उसको वर्क परमिट भी मिल गया कंपनी की तरफ से। क्या था, मास्टर्स किया, पाकिस्तान से एक्सपीरियंस था, इधर आके उसने PSW लिया जो कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है। जो इधर स्टूडेंट्स आते हैं उनको 2 साल का वीज़ा देते हैं ये यूके वाले, कि आप 2 साल इधर काम कर, मतलब 2 साल का आपको वीज़ा मिल गया, फुल काम करने के राइट्स हैं, आप जॉब ढूंढें। अगर आपकी कंपनी आपको वर्क परमिट दे देती है तो आप इधर वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाएं, 5 साल वर्क परमिट पे गुजारें, उसके बाद आप जो है वो ILR ले सकते हैं, जिसको कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको आम अल्फाज में PR भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस। तो ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। अब वो लड़का जो है, वो जो मेरे दोस्त का भांजा है, उसको PR नहीं सॉरी वो मिल गया, वर्क परमिट मिल गया। कुछ साल के बाद उसको PR भी मिल जाएगी और उसके बाद वो ब्रिटिश सिटीज़न बन जाएगा। तो मेरा मशवरा आपको ये है, पाकिस्तान से इधर आएँ, ज़रूर आएँ, पर कुछ एक्सपीरियंस लेकर आएँ। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, सिनेरियो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरे वालिद साहब ठीक है वो कहते हैं ठीक है मैं पैसे देता हूँ कुछ, आप यूके चले जाओ। तो पहले साल की तो फ़ीस निकल जाएगी, उसके माइंड में ये होगा भाई यूके जाएंगे, दरख्तों पे पैसे लगे होंगे और आराम से तोड़ेंगे, फ़ीस भी जमा हो जाएगी, पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। वो नाल वाले घर वाले ने किसी ने कोठी बना ली उत्थे जाके, तो मैं भी बना लूँगा, कोई मसला ही नहीं है। आज ये चीज़ बेच देते हैं, वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं, जॉब्स ही जॉब्स हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हकीकत बता दें, क्या सिनेरियो है? सर, जो ये सोच के आते हैं ना कि इधर आते ही आपको दरख्तों से पैसे उतारना शुरू कर देंगे, तो ये तो नामुमकिन है। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। जो पाकिस्तान से फ़ीस लेकर आते हैं, अगर उनके माँ बाप के पास इतने पैसे हैं कि उन्होंने 12-15 हज़ार, मेरा ख्याल है तकरीबन ये एवरेज है इधर के मास्टर्स की फ़ीस, 12-15 हज़ार अगर माँ बाप ने दे दिया है तो वो बहुत सौखे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको फ़ीस की टेंशन नहीं लेनी, फिर उन्होंने जो कंसंट्रेट है वो करना है पढ़ाई के ऊपर और उसके अलावा और जॉब ढूंढने के ऊपर। लेकिन जिन बच्चों ने इधर से आके फ़ीस निकालनी है कि यार हमने शुरू का 1,000 या 2,000 पाउंड जमा करा दिया, बाकी की जो 13-14 हज़ार फ़ीस है वो हम उधर जाके पूरी करेंगे, उनके लिए इधर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इधर इतने आराम से और जॉब्स भी नहीं मिलती। जो और जॉब्स हैं ना, वो आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं 1 वीक के अंदर लीगली तौर पे।
कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इलीगल यानी कि अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, मतलब पेपर पे वो लेते हैं 20 घंटों के पैसे, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करते हैं, मतलब 80-80 घंटे भी इधर लोग जो हैं वो काम करते हैं एक वीक के अंदर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि पेपर पे तो आपको मिलेगा 12 पाउंड या 13 पाउंड, जो भी इधर का मिनिमम वेज है वो मिलेगी, लेकिन जो वो ब्लैक में आपको पैसे देंगे यानी कि अंडर द टेबल पैसे देंगे वो आपको देंगे 5 पाउंड या 6 पाउंड एक घंटे के। 5 पाउंड अगर आप एक घंटे के ले रहे हैं तो यकीन करें बहुत ही बुरे हालात होने वाले हैं। इतना आसान नहीं है, जो वो काम आपसे करवाएंगे ना एक घंटे में, आपकी जो है ना हड्डियों में दर्द निकल आएगी। और मैं सिर्फ ये पाकिस्तानी जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग इंडियन रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, बंगाली रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं इलीगली, यानी कि अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, वो बहुत कम पैसे देते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी मैंने स्टोरी सुनी है कि उन्होंने 80-80 घंटे काम किया है। वो कहते हैं पहले आप हमारे पास आके काम करें टेस्टिंग के तौर पे, आपको हम 1 वीक या 2 वीक टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको हम देखेंगे कि जॉब देनी है। लड़कों ने टेस्टिंग के तौर पे इधर काम किया, 2-2, 3-3 वीक काम किया है और टका के काम किया, बाद में वो कहते हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, भागो यहाँ से। तो ऐसे भी हालात हैं। और उसके अलावा बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो कि शेड में रहते हैं। कई लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर इधर आए हुए हैं, यानी कि बीवी को भी लेकर आए हुए हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं, शेड में रह रहे हैं। शेड का मतलब ये है कि आपको एक छोटा सा रूम मिला है जिसमें आप भी हैं, आपकी बीवी भी है, आपके बच्चे भी हैं। जो टॉयलेट है और किचन है वो शेड है। अगर दूसरे रूम में लड़के रह रहे हैं 2-3, तीसरा जो रूम है उधर भी 3-4 लड़के रह रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ कैसे गुजारा करेंगे? थोड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन जिसने ये बुरा वक्त काट लिया और उसको जॉब मिल गई तो इंशाल्लाह उनके लिए आगे मौजा ही मौजा। ओके, दैट्स ग्रेट। किस टेक्नोलॉजी में आपको लगता है यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है? मिसाल के तौर पे अगर मेरा प्लान बन रहा है यूके जाने का, जैसे आपने बताया 2-3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी में मुझे अपने आप को एक्सपर्ट कर लेना चाहिए अगर मेरा प्लान है यूके जाने का, ताकि जब मैं मास्टर कंप्लीट करूँ ना तो मैं जॉब विद इन 3 to 4 मंथ्स में फाइंड कर लूँ? ठीक है, अच्छा मैं तो बाइस हो जाऊंगा अगर मैं बात करूंगा कि सिर्फ जावा में, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो जावा की है। मैं जावा में काम करता हूँ, स्प्रिंग बूट में काम करता हूँ, उसके अलावा फ्रंट एंड पे भी काम करता हूँ। मैं अगर सिर्फ जावा की बात करूंगा तो वो बाइस्ड हो जाएगा मेरी ओपिनियन, लेकिन जावा तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, जावा की बहुत ज़्यादा इधर जॉब्स हैं। लेकिन जावा के अलावा आपकी .NET हो गई, C# हो गई, पाइथन हो गई, साइबर सिक्योरिटी है, उस पर अगर आप आ जाएं, डेटा इंजीनियरिंग में अगर आप आ जाएं, अब आप डेटा में ज़ाहिर बात है डेटा एनालिस्ट है, फिर डेटा इंजीनियर है। डेटा अगर इंजीनियर है तो आपकी पाइथन बहुत अच्छी होनी चाहिए। पाइथन के अलावा आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, SQL आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात अगर आपने डेटा से खेलना है, डेटाबेस आपका जो है वो पीछे मतलब MySQL है या SQL सर्वर है, तो आपको SQL जो है वो अच्छी आनी चाहिए। डेटा एनालिस्ट जो हैं आजकल वो समझते तो यही हैं लोग कि नॉन टेक्निकल फील्ड है, उनके मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उनको भी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, उनको भी SQL आनी चाहिए, तो फिर ही वो अच्छे डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं। तो पाइथन हो गया आपका, C# हो गया, जावा हो गई, साइबर सिक्योरिटी है वो हो गई, और उसके अलावा ये आपकी जो डेटा इंजीनियरिंग है, इन सब की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन डेवऑप्स उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मांग है। लेकिन मशवरा मेरा ये होता है कि आप डेवलपर जो हैं वो बने, क्योंकि डेवलपर्स के रोल्स ज़्यादा हैं। जो टेस्टर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के बंदे हैं, जो डेवऑप्स के बंदे हैं, उनके रोल्स कम हैं, मांग उनकी बहुत ज़्यादा है, उनको अच्छे पैसे भी देते हैं, लेकिन क्योंकि रोल्स कम हैं इस वजह से आपके चांसेस कम हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है। अब 100 बंदा जो है वो 2 रोल्स के लिए कम्पीट कर रहा है, तो फिर सिर्फ 2 की ही नौकरी लगेगी, बाकी जो 98 बंदे हैं वो जो हैं वो मतलब स्ट्रगल करेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है, मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि डेवलपर बने किसी भी चीज़ में, पाइथन में, जावा में, C# .NET में, या जावास्क्रिप्ट आप सीख के आप फ्रंट एंड पे आ जाए, डेवलपर बने तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये तो उनके लिए है ना, बता दिया आपने जिन्होंने वहाँ से मास्टर किया है, ठीक है, उनके लिए ये है कि यार ये फील्ड्स हैं, इसमें आप एक्सपर्टीज़ लेके हैं। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे यूके मूव करना है और मुझे जॉब भी मिल जाए ऑनलाइन, इज़ इट पॉसिबल? अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको यूके में जॉब ऑनलाइन मिल जाती है तो पॉसिबल है, ओनली उसी सूरत में अगर आपकी जो कंपनी है जिसने आपको जॉब दी है वो आपको COS भी देती है। COS का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप।
अगर आपको COS नहीं मिलता, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, तो आप यूके में वीज़ा लेके नहीं आ सकते। वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है COS, वो अगर आपको नहीं मिला, जितनी मर्जी अच्छी आपकी जॉब है, आपको 2 लाख पाउंड की भी कोई जॉब दे देता है, अगर वो कंपनी आपको COS नहीं देती तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। COS जो है वो हर कंपनी जो है वो उठ के नहीं दे सकती किसी को, उसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है होम ऑफिस से, यानी कि जो कंपनीज़ हैं वो होम ऑफिस में अप्लाई करेंगी COS के लिए कि हमें आप 5 वर्क परमिट देने की इजाज़त दें। कईयों को 1 वर्क परमिट की इजाज़त होती है, कईयों को 2 की। हर कंपनी जो है वो कहती है कि हमें इतने नंबर ऑफ़ वर्क परमिट्स चाहिए, उसके हिसाब से उनकी फ़ीस होती है, पैसे देने पड़ते हैं। पहले तो ये होता था कि जो होम ऑफिस वाले थे वो आके आपका जो ऑफिस था वो देखते थे, पूरा हिसाब किताब लगाते थे कि ये इस काबिल है भी कि नहीं कि बाहर से बंदा बुला ले। लेकिन आजकल थोड़ी सी मतलब पीछे कुछ अर्सा नरमी रही थी, लेकिन अब ये सुनने में आया कि उन्होंने दोबारा सख्ती कर दी है, वो आके फुल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर वो आपको लाइसेंस देते हैं कि आप यूके के बाहर से बंदा बुला सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने जॉब दे दी है तो मेक श्योर करें आपको COS भी दें वर्क परमिट के लिए, और जब आप इधर आ जाएं आपको नौकरी भी दें। पाकिस्तान में बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि वर्क परमिट बिक रहे हैं, मतलब 25-25, 30-30 हज़ार पाउंड पाकिस्तान में वो दे रहे हैं COS का, कि ये हमारे पास COS है, आप इसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई करें। लोग वो 25-25 हज़ार पाउंड दे के इधर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर आके उन कंपनीज़ ने कहा हमारे पास नौकरी नहीं है, आपने होम ऑफिस को शिकायत करनी है कर दें, हमारा सॉफ्टवेयर हाउस तो बंद हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका वीज़ा भी कैंसिल होगा। तो लोग डर के मारे जो हैं वो शिकायत नहीं करते होम ऑफिस को कि उनके 25,000 पाउंड ज़ाया हो जाएंगे, और वो इधर जो है वो ना इधर के ना उधर के। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी का COS लेके आप इधर आए हैं, वीज़े की रिक्वायरमेंट है आपने उसी कंपनी में काम करना है, आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। सिर्फ 20 घंटे की इजाज़त है, अगर आपके पैसे पूरे नहीं हो रहे, ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, 20 घंटे आप किसी और कंपनी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो सेम फील्ड में होनी चाहिए। उसका जो कोड है, एक स्पेशल कोड होम ऑफिस की वेबसाइट पे हर जॉब के अगेंस्ट एक कोड होता है, अगर वो जो जॉब आप कर रहे हैं उसका कोड उस टेबल पे मैच करता है तो आप वो जॉब कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं हम COS लेके IT की जॉब की बेस पे उधर चले जाएंगे, उधर जाके टैक्सी चला लेंगे। आप टैक्सी इधर नहीं चला सकते, उसकी इजाज़त नहीं है। जॉब जो है वो सिमिलर काइंड होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर की जॉब है तो सॉफ्टवेयर की आप एक्स्ट्रा जॉब 20 घंटे की कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। सही, बेहतरीन। अच्छा, ये मेरा एक पर्सनल सवाल है, ओबियसली हर बंदे का ही सवाल होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान में ग्रेजुएट होता हूँ तो मैं PHP या मन में या मीन में स्टैक डेवलपर एज अ काम स्टार्ट करूँगा, एज अ फ्रंट एंड रिएक्ट में कर सकता हूँ, Vue.js, एंगुलर, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है कि यूके में ज़्यादा इंटरप्राइज लेवल पे ज़्यादा काम होता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे भी ज़्यादा काम होता है? इतना मैंने सुना नहीं है कि इधर बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स में काम होता है। जिस भी प्रोजेक्ट्स पे काम होता है वो बड़े ही प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है वो PHP में उधर काम कर रहा है, तो मेरा मशवरा इसको ये है कि अगर PHP में जॉब मिली है, जॉब आप करो, लेकिन साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी सीखो। जैसे कि आपको फ्रंट एंड के जो मैंने बता दिए, React.js हो गया आपका, ये उसके अलावा Happy.js हो गया, मतलब Node.js जो है वो आप करें। लेकिन Node.js में तो आप REST सर्विसेज भी लिख सकते हैं, बैक एंड सर्विसेज, वो आप सीखें। उसके अलावा HTML CSS ये तो आपको आनी ही चाहिए। लेकिन अब इधर की आप बात करें, अच्छा मैं मशवरा दूंगा कि अगर आपको PH में जॉब मिली है वो करें, लेकिन साथ साथ दूसरी चीज़ें सीख के सर्टिफिकेशंस भी आप लाजमी करें। अगर आप क्लाउड की कर सकते हैं, कोई क्लाउड प्रैक्टिशनर, क्लाउड डेवलपर वगैरह, वो भी करें। अगर आप .NET में जाते हैं उसकी सर्टिफिकेशन का सोचें। अच्छा, बहुत से ऐसे जावा डेवलपर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनमें से खुद भी शामिल हूँ। जब मैंने जावा की जॉब स्टार्ट की थी तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जावा में जो कि आपको लगता है कि ऐसे काम कर रही हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आप अंदाजे से कहते हो कि ये ऐसे काम कर रही हैं, लेकिन जब आप सर्टिफिकेशन करते हो ना, फिर आपको समझ आती है अच्छा ये इस तरीके से काम नहीं कर रही है, इस तरीके से काम कर रही है। बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे अगर आप सर्टिफिकेशन करेंगे। तो जब मैंने जावा की सर्टिफिकेशन की थी तो मुझे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे और मेरी जो जावा स्किल्स थी ना वो इम्प्रूव हो गई थी। कंपनीज जो हैं वो इधर सर्टिफिकेशंस भी देखती हैं कि अच्छा यार इस बंदे ने ये सर्टिफिकेशन किया है तो इसको इंटरव्यू पे बुला लो। लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को उधर प्रूव करना है। सिर्फ सर्टिफिकेशन की बेस पे आपको इंटरव्यू कॉल आएगी,
इंटरव्यू कॉल के बाद जब आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, उसके बाद आपने उनको प्रूव करना है कि आपको वाकई चीज़ें आती हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स जो है उस पर काम हो रहा है, यार मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए यूके के अंदर। मैंने अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो बड़े ही प्रोजेक्ट हैं इंटरप्राइज लेवल के। छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर मेरा नहीं ख्याल इधर ज़्यादा काम हो रहा है। अगर छोटे प्रोजेक्ट्स कोई हैं ना तो वो कंपनीज आउटसोर्स कर देती हैं। उनको क्या ज़रूरत है यहाँ पर इतना महंगा डेवलपर रखने की, 1 लाख 2 लाख तनख्वाह देंगे, चलो 40-50 हज़ार से स्टार्ट होती है, 50-60 हज़ार पाउंड वो क्यों देंगे किसी बंदे को अगर वो 5 या 6 बंदे उसी सैलरी में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रख सकते हैं। तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं ना वो हमेशा आउटसोर्स हो जाते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी कोशिश यही है कि वो यहाँ पर रखें। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ना वो तो यूके के बाहर आउटसोर्स हो ही नहीं सकते। उसकी एक इधर लॉ है डेटा प्रोटेक्शन का, डेटा से रिलेटेड कुछ चीज़ें, मतलब लोगों का डेटा, यूके के गवर्नमेंट का सोर्स कोड वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट यही है, जो बंदा इधर काम कर रहा है उसको मिनिमम यूके में रहते हुए 5 साल हो जाएं, या फिर वो इधर का क्या कहते हैं ब्रिटिश नेशनल हो, तब ही वो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता है। तो छोटे प्रोजेक्ट्स की इधर मेरे ख्याल से इतनी मांग नहीं है। ओके, अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, जिसमें हाइब्रिड भी है, नेटिव भी है, तो उसमें आपको क्या नज़र आता है? हाइब्रिड यानी कि जिसमें जैसे कोटलिन है या फ्लटर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आप एक ऐप डेवलप करते हो जो आप उसमें लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो, उसमें iOS में भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, नहीं मतलब जो फ्लटर है और ये आपकी ये जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, आपकी iOS डेवलपमेंट है, इधर भी बहुत ज़्यादा इधर काम हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो ऐप्स बना रही हैं। लेकिन आप एक और चीज़ नोट करें कि जो ऐप्स है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोग उधर से भी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा लोग iOS ऐप्स और एंड्रॉयड ऐप्स, अब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि आपके हर ब्राउज़र पे चल जाती है, समझिए ना। मतलब कि आपने एंड्रॉयड पे वो स्क्रीन के हिसाब से ब्राउज़र पे चल जाती है। मैं ट्विटर की एग्जांपल लेता हूँ। बड़े लोग जो हैं अब वो मोबाइल पे ट्विटर ऐप नहीं इंस्टॉल करते, वो ट्विटर जो है ना वो वेब पेज पे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेम वही फंक्शनैलिटी मिल जाती है जो कि आपको ऐप्स में मिलती है। तो आजकल वो जो डेवलपमेंट हो रही है ना फ्रंट एंड की, लोग काफ़ी कंपनीज जो हैं वो एंड्रॉयड ऐप्स या मोबाइल ऐप से दूर होके सिंगल पेज एप्लीकेशन पे आ रही हैं कि एक पेज बनाएं जो कि बड़े ब्राउज़र पे चल जाए, जो एंड्रॉयड पे भी चल जाए, जो कि आपके iOS पे भी चल जाए। उस तरफ काफ़ी जो है वो इंडस्ट्री मूव हो रही है। लेकिन स्टिल इधर iOS पे काम हो रहा है, इधर उसके अलावा क्या कहते हैं ये आपके ये जो एंड्रॉयड है इस पे काम हो रहा है। यस, काम हो रहा है, लेकिन कंपनीज दूसरी तरफ भी मूव हो रही हैं। तो आपको वो सिंगल पेज जो एप्लीकेशंस आप बनाते हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके, रिएक्ट हो गया या जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो आपको उसमें भी यानी कि थोड़े से स्किल्स होने चाहिए आपके। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं मास्टर कर लेता हूँ ना यूके में, सो मुझे जॉब लग जाती है किसी चीज़ की, सिक्योरिटी की या फूड डिलीवरी की, तो मैं अच्छे पैसे बना रहा होता हूँ उस वक्त। फिर मैं सोचता हूँ यार थोड़ा सा टाइम और लगाऊँ इसके ऊपर, सही पैसे बना के घर भेजने हैं, ये सीन है। और मैं जो जिस चीज़ में मैंने मास्टर किया है ना उसमें आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी पहले कि यार एक्सपीरियंस लेके आओ, वो एक लिए आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा कि मास्टर जैसे ही कंप्लीट किया तो आप उससे रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। अब जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनका नहीं है एक्सपीरियंस, वो क्या कर सकते हैं, वो फील्ड में कैसे आए यूके में की मार्केट के अंदर, सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर या जो भी है। आपका सवाल समझ आ गया है। और एग्जैक्टली यही सिचुएशन मेरे साथ थी जब मैं इधर आया था आज से 14-15 साल पहले। आपको इधर आते ही फ़ौरन जॉब नहीं मिलेगी। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा जो और जॉब हमारी चल रही है ना उसमें घंटे ज़्यादा कर दो, घंटे ज़्यादा करके पैसे बनाओ। पीछे ज़ाहिर बात उन्होंने फैमिली चलानी है, अगर कोई शादीशुदा है उसने अपने बीवी बच्चों को पैसे भेजने हैं, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को पैसे भेजने हैं, तो वो उस फील्ड में मतलब जो और जॉब्स है उसी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटे लगाते हैं। लेकिन जिस चीज़ में मास्टर्स किया है उसमें वो जो है वो कोशिश नहीं करते कि यार हमें कोई जॉब मिल जाए। उनको लगता है कि ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल से ये वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं अपनी ज़िंदगी की। जब मैं इधर आया था मैं भी शुरू में मुझे आती जॉब नहीं मिली थी, मुझे और जॉब्स की थी तकरीबन 3 से 4 महीने। लेकिन जब मैं अपनी वो जो और जॉब करता था उधर से वापस घर आता था तो घर आके मैं
जॉब्स अप्लाई करके सोता था, मतलब कभी 5 कर दी, कभी 8 कर दी, रात को फुल थका हुआ आता था लेकिन जॉब्स अप्लाई करता था। जॉब्स अप्लाई अगर आप नहीं करेंगे आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी तो आपको फील्ड की नौकरी नहीं मिलेगी। पूरी ज़िंदगी आपके लिए टैक्सी चलाना या कोई भी और जॉब करना, पिज़्ज़े की डिलीवरी करना या सिक्योरिटी की जॉब करना वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मेरा मशवरा सबको भाइयों को ये है कि जो इधर आया है स्टूडेंट बन के, उसके बाद उसने डिग्री ली है, तो आप अपनी फील्ड की जॉब मिलें। सिर्फ 1, 2 या 3 इंटरव्यूज़ की ज़रूरत है। एक दफ़ा आप जॉब के अंदर एंटर हो गए, उसके बाद मौजे हैं और फिर आप ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप और जॉब करते हैं ना तो पूरी ज़िंदगी आप एंड तक और जॉब ही करते रहेंगे। मेरा मशवरा ये है कि अपनी फील्ड की नौकरी जो है ना वो जब तक नहीं मिलती तब तक कोशिश करते रहें। सही, बेहतरीन। इंटरव्यू प्रोसेस क्या है? अच्छा, इधर जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो पाकिस्तान की तरह या इंडिया की तरह शायद इतना ना हो, मुझे इंडिया का इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में या सऊदी अरब में भी मैंने सुना है कि इंटरव्यू प्रोसेस जो है ना वो निस्बतन थोड़ा सा आसान है। यहाँ पर मुश्किल है। यहाँ पर 2 किस्म के इंटरव्यू होते हैं, एक थोड़ा मुश्किल वाला है और एक थोड़ा आसान वाला है। पहले मैं आसान वाला बता देता हूँ। जो आसान वाला इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें ये है कि आपने जॉब अप्लाई की, रिक्रूटर ने आपको कॉल की, उसने आपसे डिस्कशन की, वो डिस्कशन करके हिसाब लगाता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपको यानी कि वो इंग्लिश वगैरह सही आती है, आप बात कर लेते हैं, ठीक है। वो आपके स्किल्स जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करेगा। अगर आपके स्किल्स मैच करते हैं तो वो आपको क्या करेगा, आपकी सीवी भेज देगा क्लाइंट को। फिर क्लाइंट जो है वो दूसरी स्टेज होगी, ये दूसरी स्टेज में क्लाइंट आपको कॉल करेगा पौने घंटे की, 1 घंटे की। अगर आप फ़र्ज़ करें जावा की जॉब के लिए अप्लाई किया तो वो जावा के आपसे फुल डिटेल में क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म पूछ सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या हो सकता है, फिर आपकी ये जो होती है मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि वो किस किस्म की होती है। आपको पता होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है एक यंग जनरेशन होती है, ओल्ड जनरेशन होती है, फिर ओल्ड जनरेशन मेमोरी मैनेजमेंट होती है, गार्बेज कलेक्शन जिसको आप कहते हैं, वो पूछ सकते हैं। फिर उसके अलावा आपसे आर्किटेक्चर लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपसे रेस्ट सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल रेस्ट सर्विसेज को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप स्प्रिंग में काम किया है, स्प्रिंग के आपको वो बीन्स के स्कोप्स पूछ सकते हैं, जैसे कि सिंगलटन होता है, प्रोटोटाइप होता है, सेशन होता है, ग्लोबल सेशन, ये सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो वो 1 घंटा आपको अच्छी तरह खंगालेंगे। उसके बाद जो है अगर आप उनको पसंद आए तो वो तीसरी स्टेज पे जाएंगे। तीसरी स्टेज ये होगी कि वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे। कई लोग टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, उनमें ज़रा बॉसी एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पर जो बॉसी एटीट्यूड के लोग होते हैं ना, जो कि कहते हैं कि सिर्फ हमारी बात मानो, तुम जो है अपना मुंह बंद कर लो, ऐसे लोगों को इधर जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। अगर उनको मिल भी जाए तो वो कंपनी उनको ना फारग करा देती है। तो फिर वो जो तीसरी स्टेज है ना उसमें वो आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। ये जो 3 स्टेजेस हैं ये आसान वाले इंटरव्यू की मैंने बात की है। सिर्फ 10% चांस है कि आपको इस तरह का आसान वाला इंटरव्यू मिल जाए। जो मुश्किल वाला इंटरव्यू है ना उसमें 5 या 6 स्टेजेस होती हैं। उसमें पहली स्टेज में वही रिक्रूटर आपको कॉल करेगा, वो आपसे बातचीत करेगा। अगर आपकी सीवी जो है वो अच्छी है वो क्लाइंट को भेज देगा। दूसरी स्टेज में क्लाइंट जो है वो आपको एक अनअटेंडेड प्रॉब्लम भेजेगा कि ये हम एक प्रॉब्लम भेज रहे हैं, इसकी ना एप्लीकेशन बना के भेजो। वो आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाने का कह सकता है जिसमें फ्रंट एंड भी हो, बैक एंड भी हो, छोटा सा आप इन मेमोरी डेटाबेस आप उसमें यूज़ कर लें। आप जो फ्रंट एंड से चीज़ सेव करेंगे वो आपके इन मेमोरी डेटाबेस में चली जाए। वो ऐसी चीज़ जो है वो पूछ सकता है। वो आपको कहेगा कि रेस्ट सर्विसेज जो है वो हमें बना के भेज दो। आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज में बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप C# की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप .NET में वो वेब सर्विसेज जो हैं वो बना सकते हैं। अगर आप जावा में जा रहे हैं जावा में बना सकते हैं। जो जेंगो वाले हैं, जो पाइथन में जो काम करते हैं, वो जेंगो फ्रेमवर्क जो है उसको यूज़ करके जो है वो सर्विस बना सकते हैं। वो ये देखेंगे कि आपका वे ऑफ वर्किंग क्या है, आपने यूनिट टेस्ट लिखे हैं कि नहीं लिखे। यूनिट टेस्ट के अलावा वो ये पूछ सकते हैं कि आपने TDD किया है कि नहीं। TDD जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होती है उसमें टेस्ट आपने पहले लिखने होते हैं और फिर आपने दूसरा जो कोड होता है आपका ये प्रोडक्शन कोड वो बाद में लिखना है। ज़्यादातर पाकिस्तान इंडिया में ये होता है कि आप पहले प्रोडक्शन कोड लिखते हैं बाद में उसके टेस्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर TDD बहुत ज़्यादा उसको फोर्स किया जाता है कि पहले टेस्ट लिखने हैं बाद में आपने प्रोडक्शन कोड लिखना है। तो वो ये सारी चीज़ें आपकी उस सोल्यूशन में यानी कि देखेंगे। लाजमी नहीं आपने 100% सोल्यूशन जो है वो लिख के देना है। कई दफ़ा आप 50-60% सोल्यूशन भी लिख के दे दें तो वो आपको नेक्स्ट स्टेज पे बुला लेते हैं कि भाई इसने जो काम किया है वो सही किया। जो नेक्स्ट स्टेज है तीसरी स्टेज, उसमें वो आपको ऑफिस बुला सकते हैं या आपसे
ऑनलाइन वीडियो कॉल जो है, वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है, उसमें वो आपको एक प्रॉब्लम फिर देंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम। फिर आपको कहेंगे कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें अगर आप ऑनलाइन हैं। अगर आप उनके ऑफिस में गए हुए हैं तो वो आपको एक लैपटॉप दे देंगे, उस पर आप बैठे होंगे, आपके इधर एक बंदा बैठा होगा, इधर एक बंदा बैठा होगा। आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो आपको देख रहे होंगे कि आपको काम आता है कि नहीं। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में, ज़्यादातर यही होता है कि एक ही पेयर प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। एक बैंक में मैंने जॉब मुझे ऑफ़र हुई थी, उधर मैंने 3 टेक्निकल टेस्ट दिए थे, यानी कि 3 प्रोग्रामिंग टेस्ट मैंने दिए थे। तीनों में डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो वो बैठ के देख रहे थे कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने आएगी कि नहीं आएगी। ऐसी भी आपके साथ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं आपको एक ही टेक्निकल टेस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर सेम वही आपका जो बिहेवियर टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट वो होगा। आपको वो अपनी कंपनी में बुला लेंगे, वो कहेंगे एक पूरा दिन आपने हमारी टीम में हमारे साथ गुजारना है, जिसमें बीए भी होगा, टेस्टर भी होगा, आपके प्रोडक्ट ऑनर भी होंगे और डेवलपर्स भी होंगे। आप सबके साथ टाइम गुजारेंगे, उनके साथ लंच करेंगे। हर बंदा आपको जज करेगा, अपनी रिपोर्ट जो है वो बना के मैनेजर को देगा और वो उस रिपोर्ट की बेस पे आपको वो नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेज सिर्फ वही होगी जिसमें आप HR से ये जो सैलरी नेगोशिएशन है वो करेंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आपकी किस्मत है कि आपको आसान वाला मिल जाता है या मुश्किल वाला मिल जाता है। ज़्यादातर चांसेस मुश्किल वाला मिलने के ही हैं। ठीक है। टैक्सेस कितने हैं वहाँ पे? टैक्सेस, अच्छा यार, टैक्सेस जो है ना वो इधर काफ़ी ज़्यादा हैं। जो कि हाईएस्ट स्लैब है ना वो है 45%, यानी कि स्लैब सिस्टम है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट वो रेंज तो नहीं पता कि अगर आपकी 20-25 हज़ार सैलरी है तो ये स्लैब है, इससे 35 हज़ार तक ये स्लैब है, और जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है वो 45%, यानी कि 45%। आपने 100 रुपया कमाया, 45 रुपये जो है वो आपकी मतलब गवर्नमेंट ले जाएगी। पीछे बचे 55 रुपये। 55 रुपये जो बचे हैं वो भी समझ लो 20% उसमें से भी आपने देना है, क्योंकि इधर VAT है, वैल्यू एडिड टैक्स। आप दूध लेने जाएंगे, ब्रेड लेने जाएंगे, अंडे लेने जाएंगे, अगर वो अंडे की असल कीमत फ़र्ज़ करें या ब्रेड की 1 पाउंड है तो आपने उसके 120 पे करने हैं, यानी कि 1 पाउंड और 20 पेंस। जो 20 पेंस ऊपर वाला है ना वो VAT है, वो भी गवर्नमेंट ने ले जाना है। तो पहले ही हमारे 55% मतलब 55 रुपये बचे। 55 रुपये में से 20 रुपये उन्होंने ले जाने हैं, तो पीछे आप देख लें कि हमारे कितने पैसे बचे। तो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनका फ़ायदा भी है दूसरी साइड पे, वो ये कि आपका मेडिकल फ्री है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है, यूनिवर्सिटी तक, मतलब यूनिवर्सिटी में आपने पैसे पे करने हैं, कॉलेज तक पढ़ाई बिल्कुल फ्री है 100%। और उसके अलावा और बड़ी सहूलियात हैं जो आपके उधर मिलती हैं, जैसे कि आपको रोड्स वगैरह, खैर वो तो हर जगह पे रोड्स वगैरह मतलब गवर्नमेंट बनाती है, वो तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आपके इधर सऊदी अरब में भी बनाती है। लेकिन सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं हैं। टैक्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न में आपको फ़ायदे भी काफ़ी मिलते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक एवरेज डेवलपर की सैलरी क्या है? मिसाल के तौर पे मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस है जावा के अंदर, और वहाँ पे कितनी सैलरी? जी। जावा का 2-3 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो अब मैं स्टार्टिंग सैलरी बता देता हूँ। अगर तो बाहर से आपने आना है ना, तो यूके की गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया है कि आपकी सैलरी मिनिमम 38,700 होनी चाहिए। अगर 38,700 आपकी सैलरी नहीं है तो आप वर्क परमिट लेके यूके के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने इधर से स्टूडेंट हैं और आपने यानी कि डिग्री पास की है, तो आपको थोड़ा सा वो कंसेशन दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, मेरा ख्याल है 30%। तो जो 38,700 की 70% है ना, उतनी मिनिमम आपकी सैलरी की ऑफ़र होनी चाहिए। अगर वो ऑफ़र नहीं होगी तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, अगर वो बाहर से आया है तो वो समझ लें 38,700। अगर वो लोकल यूके का स्टूडेंट जो है वो फारग हुआ है, मेरा ख्याल है वो 22 या 25 हज़ार है, मुझे उसकी एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो नहीं पता, लेकिन वो gov.uk की जो वेबसाइट है वो वहाँ पर लिखी होगी। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग सैलरी अगर आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो 50,000 तक आपको, मतलब 45 से 50,000 पाउंड 1 साल का वो भी मिल जाता है। और ये अप टू 100K 120K तक भी मतलब चली जाती है। इतना भी इधर के डेवलपर जो सीनियर लेवल के हैं वो ले लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। कोई प्रो एंड कॉन्स बता दें कि फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं यूके के?
अगर आप किसी के साथ कंपैरिजन भी करना चाहो ना तो कर सकते हो किसी और कंट्री के साथ। यार यूके के प्रोज एंड कॉन्स, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यूके जो है, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जाके, जैसे कि आपका यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के सारे मुल्क, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो बेस्ट पॉसिबल कंट्री है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर आज़ादी है, तो वो यूके है। यहाँ पर आपको हलाल फूड बड़े आसानी से मिल जाता है, मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अपनी आपको दीन प्रैक्टिस करने की इजाज़त बहुत ज़्यादा है। मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं करूँगा, सेम हिंदू हो गए आपके, ये क्रिश्चियन तो खैर ये खुद क्रिश्चियन है, इनको इधर आसानी है। मुस्लिम्स जो हैं उनकी मतलब मुश्किलात ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में दूसरे रिलीजन्स की निस्बत, तो इधर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेहतर है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं मुश्किलें बताऊं तो वो ये हैं कि जब स्टूडेंट इधर से आके बगैर एक्सपीरियंस के इधर जब जॉब अप्लाई करता है उसको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती। बहुत से लोगों ने मेरे से रब्ता किया कि यार हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही। यार आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपको कंपनीज जो है वो कहती हैं हम ऐसा बंदा रखें जिसके पास 2-3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बंदे भी बहुत ज़्यादा इधर मार्केट में हैं जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं। तो वो एक फ्रेश ग्रेजुएट को क्यों कॉल करेंगे, आप खुद ही सोच लें। मार्केट सैचुरेशन ज़्यादा है, इसलिए इस टाइम यूके के हालात जॉब के लिहाज से निस्बतन थोड़े से पतले हैं, मतलब कि लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही। ये एक नेगेटिव है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको जर्मनी के साथ, जर्मनी में आपकी एक तो वो फ्री है, क्या कहते हैं, मास्टर्स आपका फ्री है। उधर आजकल जो आईटी की इंडस्ट्री है ना वो ग्रो कर रही है, उधर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप उधर से मास्टर्स कर लेते हैं और उधर से आप जॉब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उधर जॉब मिल जाएगी। मैं यूके के काफ़ी स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कि यहाँ से फारगुल तहसील हैं और वो जर्मनी चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उधर उनको जॉब जो है ज़्यादा आसानी से मिल गई है। तो मेरा मशवरा ये है, अगर आपने कंपैरिजन करना है यूके ज़रूर आएँ, अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपको आसानी है इधर ही, मतलब मैं आने से रोक नहीं किसी को रहा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस पूछेंगे तो मेरा ख्याल है कि जर्मनी बेटर ऑप्शन है। उधर आपके पैसे भी बच जाएंगे मास्टर्स के और उधर जॉब्स के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये पासपोर्ट का प्रोसेस बता दें, मतलब कि इजी है अगर मैं 5 साल गुजारता हूँ यूके में? अच्छा, परमानेंट के लिए ओके। अगर तो फ़र्ज़ करें आप आते हैं, स्टूडेंट आ गए, स्टूडेंट के बाद आपको 2 साल का मिलेगा PSW, जिसको कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, ठीक है, जिसको आजकल ग्रेजुएट वीज़ा भी कहते हैं। वो 2 साल का मिलेगा। वो 2 साल में आपने जॉब ढूंढनी है। अगर आपको जॉब मिल गई तो आपको कंपनी के वर्क परमिट पे कन्वर्ट होना है और फिर वर्क परमिट के ऊपर 5 साल आपने गुजारने हैं। अच्छा, जो PSW का टाइम है और जो स्टूडेंट का टाइम है वो आपके PR के तरफ जाते हुए काउंट नहीं होगा। जब आपको वर्क परमिट मिलेगा ना तो पिछला जो आपका टाइम है वो सारा नल एंड वॉइड हो गया, आपका जो काउंटर है वो रीसेट हो गया और वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। वर्क परमिट पे आने के बाद आपने 5 साल गुजारने हैं तो आपको मिलेगा ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको PR भी कहते हैं कई लोग, परमानेंट रेजिडेंस। वो 5 साल के बाद मिलेगी वर्क परमिट पे आने के बाद। जब वो मिल जाएगी तो फिर उसके बाद आपने 1 साल और गुजारना है तो फिर आपको मिलेगा ब्रिटिश पासपोर्ट, जिसको नेचुरलाइजेशन भी कहते हैं। तो 5 साल बाद आपका वीज़ा पक्का हो जाएगा वर्क परमिट के बाद। सही, बेहतरीन। अच्छा, आप ओबियसली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो, सो वहाँ का ऑफिस इन्वायरमेंट किस तरह का है? प्रेशराइज तो नहीं ना किया जाता? मिसाल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप फंस गए हो जो कि 1 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए थी लेकिन 3-4 दिन लग गए आपको उसके ऊपर, ठीक है, इस तरह का क्या थोड़ा एक्सप्लेन? नहीं, ऐसा इधर कोई नहीं चक्कर। इधर प्रेशर तो आपके ऊपर ज़रूर होता है कि ज़ाहिर बात है, इधर अगर फ़र्ज़ करो उन्होंने कहा कि डिलीवरी जानी है मतलब फ्राइडे को, तो वो फ्राइडे को जानी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि नहीं यार चलो अब हम काम नहीं कर सके तो ये जो डिलीवरी आई है हम नेक्स्ट वीक ले जाते हैं या 2 वीक के बाद ले जाते हैं। काम का प्रेशर ज़रूर होता है। अच्छा, इधर जो है ना हम काम करते हैं उस पर स्प्रिंट में काम करते हैं। स्प्रिंट्स होती हैं आपकी, स्क्रम जो होती है आपको पता होगा, उसमें करते हैं। एजाइल जो फ्रेमवर्क है उस पर काम करते हैं, वाटरफॉल पे काम नहीं करते। यानी कि कई लोग की 2-2 वीक की स्प्रिंट्स होती हैं, हम यानी कि आइट्रेटिव जो मॉडल है ना उस पर काम करते हैं। कई लोग कैनबैन में भी काम करते हैं और आपकी डेली मीटिंग्स होती हैं। इसमें ये चक्कर है, ये नहीं है कि आपको काम दे दिया कि आपने जुम्मे तक ये काम करना है। आपकी डेली मीटिंग्स होती हैं जिसको स्टैंड अप कहते हैं हम,
डेली स्टैंड अप में आपने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। पूरी टीम जो है, अगर आप ऑफिस में हैं तो वो सारे सर्कल में खड़े हो जाते हैं। सर्कल में ना वो हर बंदा एक एक करके ना बताएगा कि उसने कल क्या किया था, आज वो क्या करेगा, और वो अगर किसी चीज़ पे ब्लॉक है तो वो बताएगा कि यार मैं कल इस चीज़ पे काम कर रहा था, मैं ब्लॉक हो गया हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए, तो कोई बंदा जो है वो मुझे हेल्प करे। तो टीम में से एक बंदा वो सिलेक्ट कर लेंगे कि अच्छा यार हसन, तूने जो है ना इस बंदे की हेल्प करनी है, ये एक चीज़ पे फंसा हुआ है। तो वो जो ब्लॉक है ना चीज़, जिस चीज़ पे वो ब्लॉक्ड है, वो पहले रिजॉल्व होगी, फिर उसके बाद उसका जो डेली जो रूटीन है ना वर्क, वो शुरू होगा। तो कोई बंदा भी ब्लॉक नहीं रह सकता 4-5-6 दिन के लिए एक चीज़ पे, क्योंकि डेली जो है वो अपडेट हो रही है। हर बंदा जो है वो अपनी कहानी बताएगा, कल वो क्या कर रहा था, आज वो क्या करेगा, और अगर वो किसी चीज़ पे ब्लॉक है तो वो हेल्प मांगेगा, उसकी हेल्प की जाएगी। तो ये नहीं हो सकता कि वो काम जो है वो 8 दिन अकेला साइलो में, साइलो का मतलब ये होता है कि वो अकेला इंडिविजुअल एक नुक्कड़ पे बैठ के काम कर रहा था और उसने किसी की हेल्प मांगी नहीं, उसकी किसी ने हेल्प की नहीं, और 10 दिन बाद वो आके कहेगा यार मेरे से तो ये काम ही नहीं हुआ। तो वो जो डेली जो मीटिंग्स है ना, उसका फ़ायदा ये है कि कोई बंदा जो है वो ब्लॉक ना हो और अपडेट मिलती रहे कि हम जो हैं वो सही प्रोसीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि वहाँ पे 2 तरह की जॉब्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं और एक परमानेंट जॉब्स हैं। तो आप कौन सी जॉब्स को प्रेफर करते हो? अच्छा, इधर 2 किस्म की जॉब्स हैं, एक परमानेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट की है। अच्छा, पाकिस्तान में लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि जो परमानेंट जॉब होती है वो बेहतर होती है और जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है वो इतनी बेहतर नहीं होती। फ़र्क ये है कि जो परमानेंट जॉब है ना, ये यहाँ पर उसमें आपको 25 दिन की वो मिलती है, साल की छुट्टी मिलती है। फिर उसके अलावा का मेडिकल जो है, प्राइवेट मेडिकल, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, आपको प्राइवेट मेडिकल मिलता है, कुछ पेंशन कंट्रीब्यूशन मिलती है, सिक लीव अगर आप करते हैं, बीमार हो जाते हैं तो आपके पैसे नहीं कटते। ठीक है, ये चीज़ें परमानेंट में आपको सहूलतें मिलती हैं, लेकिन उसमें आपको सैलरी जो है वो कम मिलती है। जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है ना, उसमें आप 2 गुना या 3 गुना पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू परमानेंट बंदा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में पैसे ज़्यादा हैं, पर आपको अगर सिक लीव है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये है कि दिहाड़ीदार मजदूर, अगर वो दिहाड़ी पे जाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, अगर वो दिहाड़ी पे नहीं जाएगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। जो परमानेंट बंदा है उसकी महीने की सैलरी होती है, वो महीने में अगर 3 दिन फ़र्ज़ करो सिक हो गया, बीमार हो गया, उसने छुट्टी भी मान ली है, उसको महीने के उतने ही पैसे मिलने हैं जितनी उसकी सैलरी है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा है उसको डेली रेट मिलता है। डेली फॉर एग्जांपल उसको 100 रियाल मिलते हैं एक दिन के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको दिन के 100 रियाल मिलते हैं। अगर वो काम पे जाएगा, मजदूरी करेगा तो उसको 100 रियाल मिलेगा। अगर वो काम पे नहीं जाएगा, 3 दिन बीमार है, 3 दिन के पैसे उसके कट गए। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हर बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए आपका कम से कम 5, 6, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका इतना एक्सपीरियंस होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट की जॉब कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कंपनीज वाले ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं जैसे एक फ़ौजी है वो हेलीकॉप्टर से छलांग मारता है और हिट द ग्राउंड रनिंग, के जैसे ही आप नीचे गिरे हैं साथ ही भागना शुरू कर दें। कॉन्ट्रैक्टर को भी वो यही कहते हैं, हिट द ग्राउंड रनिंग। जैसे ही आप जॉब पे आए हैं, आपने टिकट पकड़नी है और फ़ौरन जो है कोडिंग करना शुरू कर देने हैं। आपके पास टाइम नहीं है चीज़ें सीखने का। परमानेंट में तो वो टाइम देते हैं कि अच्छा आपने Node.js पे काम नहीं किया, आप 1-2 महीने Node.js सीखें, फिर उस पर काम आप जो है उससे मतलब उसमें आपसे हम काम करवाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर का कोई चक्कर नहीं, उसने कोई जॉब ज्वाइन की है, स्ट्रेट वे उसने कोडिंग करनी है। वो कॉन्ट्रैक्टर से ये एक्सपेक्ट करते हैं आपको हर चीज़ पहले ही आती हो। ओके, दैट्स ग्रेट। सो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहें आप? मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि भाई जब आप पढ़ रहे हो ना, आपकी 3-4 साल की जो डिग्री है, उस 4 साल की डिग्री में भी आपने एक्सपीरियंस लेना है। आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को याद करके पेपर दे के और अपना जो CGPA है वो ऊपर करके मतलब डिग्री कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने एक्सपीरियंस लेना है, आपने सीखना है। मेरा एक मेरी कज़न है, उसके बेटे से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उससे पूछा था कि यार आजकल आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें, तो वो कहता है कि नहीं हसन मामू, हमें तो पता ही नहीं है ये कौन सी चीज़ें, आप कैसी चीज़ों का नाम ले रहे हैं। अभी हमारी जो पाकिस्तान में, अब मुझे नहीं पता सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही है कि नहीं, जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटी का, उधर तो ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए गिट क्या है, गिट पे कमिट कैसे करते हैं,
पुल कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए। चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। PR या MR जिसको पुल रिक्वेस्ट कहते हैं, मर्ज रिक्वेस्ट कहते हैं, वो क्या होती है। टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्ट क्या होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, क्यूकम्बर टेस्ट क्या होते हैं। आपको ये नॉलेज होना चाहिए। जब आप इधर इंटरव्यू पे आएंगे ना, आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इफ़ इन कंडीशन इधर लिख के बताओ, या फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल क्या होता है। ये चीज़ें भी पूछी जाएंगी, लेकिन आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, वो भी पूछा जाएगा। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप प्रैक्टिकल जो है कुछ असाइनमेंट्स बनाएं। इधर ये फाइवर पे जाएं, ओडेस्क पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, वहाँ से छोटी छोटी असाइनमेंट्स पकड़ें, वो करें, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। जैसे ही आप डिग्री करके बाहर निकलें तो आपको जो है काम आता हो। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जो कि इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा भी अगर किसी के क्वेश्चन होंगे वो ओबियसली आपके यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करके पूछ सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिज चैनल, एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑब्वियसली। एंड हम ज़्यादा डीपर नहीं गए कि मतलब कि वीज़ा प्रोसेस क्या है, मैं कैसे जा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है चैनल के ऊपर। वो जाके आप सारी चीज़ें वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वो इतनी डिस्कस करने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस लोगों को ज़्यादातर पता ही होता है, और बहुत सी यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो वीज़ा इन्फॉर्मेशन तो उधर से लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि IT की फील्ड में आप आएंगे ना, इसमें आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आपको काम आता है। अगर आपको काम आता है तो आप काफ़ी ज़्यादा, हम क्यों पढ़ते हैं, हम डिग्रियां क्यों लेते हैं? हम डिग्रियां लेते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कि यार मेरी सैलरी अच्छी हो, ठीक है। सादा ICOM, सादा BCOM जो है वो इतने पैसे नहीं ले सकता जो कि IT की फील्ड का बंदा है वो ले सकता है। तो मेरा लोगों को मशवरा ये है, पढ़ाई ज़रूर करें, पाकिस्तान में जब तक आपको नौकरी मिलती है करें, बाहर जब आपने जाना है तो नॉलेज लेके इधर आएँ, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और बहुत ज़्यादा पैसे भी आप कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अच्छा, एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ से, बल्कि बात से बात निकल रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इन पाकिस्तान जो ये कहते हैं यार डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सपीरियंस ले लो, ख़त्म। पहली चीज़। दूसरा, क्या CGPA मैटर करता है? ये आप थोड़ा सा ओके, CGPA जो है मेरा ख्याल है वो इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ, जो UK है ना वो एक्सपीरियंस बेस्ड मार्केट है, डिग्री बेस्ड मार्केट नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कॉलेज से फारग होते हैं, यानी कि जिसमें पाकिस्तान में हम A लेवल्स कहते हैं ना, O लेवल्स आपका मैट्रिक होता है, और A लेवल्स जैसे वो 11वीं 12वीं जमात जिसको हम A लेवल्स कहते हैं। A लेवल्स के बाद भी इधर लोग जो हैं वो IT की फील्ड में आके नौकरी कर रहे हैं और उनके पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ A लेवल्स उन्होंने किया हुआ है, और वो इधर 5-5, 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड मार्केट है। लेकिन लोकल्स के लिए अगर आपने UK आना है बाहर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, तब तो आपको डिग्री चाहिए ना, ज़ाहिर बात है। वो रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो, बैचलर्स की। अगर आप स्टूडेंट बन के आते हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होगी तो आप मास्टर्स कर इधर आके करेंगे, और अगर आप बैचलर्स की डिग्री इधर आके करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपका A लेवल्स होना चाहिए, या वो प्री इंजीनियरिंग की हो, प्री मेडिकल आपने किया हो। तो डिग्री की ज़रूरत आपकी लाजमी है अगर आपने UK इधर आना है, ठीक है, किसी भी मुल्क में जाना है। लेकिन अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं, इधर ऑलरेडी रह रहे हैं, तब आपकी डिग्री की आपको ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यस, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बाहर निकलना है तो आपके पास डिग्री लाजमी होनी चाहिए। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आप लम्स से ना करें, फास्ट से ना करें, जहाँ पर वो 15-15, 20-20 लाख रुपए की आपको वो बैचलर्स की डिग्री कराते हैं। अगर आप किसी सस्ते कॉलेज से भी डिग्री ले लेते हैं जो कि HEC से यानी कि वो उसका रिकग्नाइज्ड है, अगर आपकी डिग्री रिकग्नाइज कर देते हैं HEC वाले, तो मोर देन इनफ, वो वाली डिग्री लें। लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, वो जो बंदा लोग बात करते हैं ना कि डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उनका पॉइंट ये है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो यस, एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, लेकिन अगर UK से बाहर आपने निकलना है तब आपको डिग्री चाहिए। तो मेरे ख्याल से डिग्री एक्सपीरियंस दोनों की ज़रूरत आपको है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इट्स अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू, एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।